नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारिता के फील्ड में रिपोर्टिंग ही असली हार्ट बीट है। पंचायत, सड़क, प्रॉब्लम्स, सब जगह रिपोर्टिंग करना आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन अस्पताल, यहाँ पर छोटी सी भी लापरवाही या फिर छोटी सी भी गलती बड़ी कानूनी परेशानी बन जाती है। इसीलिए रिपोर्टिंग की पाठशाला की इस सीरीज में एक एक करके हम फील्ड रूल्स को समझ रहे हैं, जो आपको कहीं किताब या फिर नोट्स या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। अगर आप नए रिपोर्टर हैं, यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं या फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग सीखना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपको फॉल्स एफआईआर, अटैक, लीगल ट्रबल और मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बचा कर रखेगी। मेरा वादा है, ये जानकारी आपको दूसरी किसी जगह नहीं मिलेगी। आज की हमारी रिपोर्टिंग की पाठशाला का दूसरा हिस्सा है हॉस्पिटल कवरेज। ये एक बहुत ही सेंसिटिव बीट होती है, इसीलिए रूल्स जानने से पहले उस कानून को जानना बेहद ज़रूरी है जो पत्रकारों के लिए अस्पताल रिपोर्टिंग में सबसे बड़ी बाधा बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पत्रकार फंसाए जाते हैं। और वो कानून है द एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस एक्ट के तहत किसी अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान में डॉक्टर से बहस करना, स्टाफ पर चिल्लाना, रिकॉर्डिंग से काम में बाधा डालना, भीड़ को उकसाना, हाथापाई, धक्का, तोड़फोड़, हंगामा, ये सब सीधे सीधे नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये बड़ी आसानी से किसी भी रिपोर्टर के ऊपर मढ़ दिए जाते हैं। अगर इसमें केस हो जाए तो सज़ा 3 महीने से लेकर 5 साल तक की होती है, और अगर सीरियस धाराएं लगा दी जाएं तो ये 7 साल तक सजा हो सकती है। जुर्माने की बात करें तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। और अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, तो वो जो लॉस है वो कंपनसेट आपसे करेंगे, और वो भी 2 गुना। पत्रकारों के खिलाफ इस कानून का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है हॉस्पिटल रिपोर्टिंग के दौरान। हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोल देता है कि रिपोर्टर ने काम में बाधा डाली, और पुलिस इस धारा में तुरंत रिपोर्टर को अरेस्ट कर लेती है। तो क्या सावधानी बरतनी है, आइए उसे हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम जब शुरू करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो आपके लिए परमिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपने जाना था कि स्कूल में रिपोर्टिंग करनी है तो कहाँ से परमिशन लेनी है, ठीक ऐसे ही हॉस्पिटल में कवरेज करनी है तो आपको कहाँ से परमिशन लेनी है, क्योंकि बिना अनुमति अस्पताल में कैमरा ले जाना, मरीज का फुटेज लेना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तो परमिशन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो जारी की जाती है सीएमओ की तरफ से, यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर। ये जिला लेवल पर बैठते हैं और ये आपको हॉस्पिटल कवरेज के लिए परमिट करते हैं। इसके अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी कि एमएस, हॉस्पिटल डायरेक्टर, ये भी बड़े सरकारी अस्पताल में अपॉइंट होते हैं, ये भी परमिशन देते हैं। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट है और वो एक कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल और डीन आपको परमिट कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में पीआरओज भी होते हैं, वो भी मीडिया को आधिकारिक रूप से इंफॉर्मेशन भी देते हैं और उनको डील भी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल अगर प्राइवेट है, तो फिर आप वहाँ के ड्यूटी मैनेजर, सीईओ या फिर चेयरमैन या फिर पीआर डेस्क से आप रिटन अप्रूवल ले सकते हैं और उसके बाद आप हॉस्पिटल में कवरेज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पर आपको परमिशन मिलने के बाद भी आपकी जो एक्सेस है वो लिमिटेड होगी और कुछ जगह पूरी तरीके से बैन होंगे। तो पहले हम लिमिटेड परमिशन की बात कर लेते हैं। अगर आपको रिटन में परमिशन मिली है तो आप ओपीडी में जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। आप कॉरिडोर्स कवर कर सकते हैं, वैक्सीनेटेड एरियाज़ को कवर कर सकते हैं और इमरजेंसी के बाहर तक आप कैमरा लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं पूरी तरीके से बैन प्लेसेस की, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है। इनमें आता है आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, एनआईसीयू और लेबर रूम। लेबर रूम के अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल कानूनी अपराध है। इसके अलावा ओटी और पोस्टमार्टम हाउस में भी आप कैमरा नहीं ले जा सकते। अगर आपको वहां पर विजुअल चाहिए तो आप विजुअल अपनी केवल रिपोर्ट के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप उस विजुअल को प्रसारित नहीं कर सकते, उन्हें छाप नहीं सकते अखबार के अंदर। तो ये जगह है जो टोटली बैन है। अब ये सब चीज़ें जो मैंने सेक्शंस बताए हैं, जो धाराएं हैं, जो नियम है, वो कहाँ हैं, पहले हम लीगल आधार पर देख लेते हैं। तो लीगल में अगर हम बात करें तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट
और रूल्स जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग एप्लीकेबल होते हैं वो अस्पताल परिसर में आपको आराम से देखने के लिए भी मिल जाएंगे। वहाँ पर बोर्ड पर साफ साफ लिखा रहता है कि आपको क्या क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। तो आप अपने जिस भी राज्य के या जिस भी जिले के अस्पताल में जा रहे हैं तो एक बार गाइडलाइंस दिशा निर्देश को देख लीजिए। ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दूसरा जो एक्ट यहाँ पर लागू होता है वो होता है पेशेंट की प्राइवेसी का, जिसको कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत बांधा गया है। अगर आप किसी भी मरीज की पहचान को उजागर कर देते हैं गलती से, अगर मरीज नहीं चाहता कि उसके बारे में डिस्कशन हो, उसकी बीमारी के बारे में डिस्कशन हो और उसका फेस दिखाया जाए, तो ये आर्टिकल 21 के तहत अपराध बन जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट, अगर मान लीजिए बच्चा है और वो मरीज भी है तो आप उसकी रिपोर्टिंग करने लगेंगे तो यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको कवरेज करनी है। इसमें सेक्शन 23 कहती है कि बच्चे की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उसकी ड्रेस से होती हो, चाहे उसके घर, रिश्तेदार या फिर उसके फेस या नाम से होती हो। तो ये आपको हमेशा गोपनीय रखनी होती है। चौथा जो लीगल एस्पेक्ट है वो है मेडिकल काउंसिल गाइडलाइंस NMC रूल्स 2023। यहाँ पर भी विस्तार से बताया गया है कि अगर आप मेडिकल रिपोर्ट बना रहे हैं या फिर मेडिकल कवरेज कर रहे हैं, हॉस्पिटल कवरेज कर रहे हैं, तो क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। एक और इसके अंदर है एक्ट, वो भी इसके अंदर आता है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मेडिकल नेग्लिजेंसी के केस में ये एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए जब आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आप एक तरीके से कंज्यूमर के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। अगर आपके साथ में कोई भी नेग्लिजेंसी हो जाती है, बहुत केस हुए हैं जिसमें कैंची पेट के अंदर छोड़ दी गई ऑपरेशन के दौरान, तो ऐसी स्थिति में ये एक्ट वहां पर एप्लीकेबल है। तो ये एक्ट थे। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी सेक्शंस आपके ऊपर लग सकती हैं अगर हॉस्पिटल कवरेज में जरा सी भी मिस्टेक आपसे हो जाए। BNS सेक्शन 352 यानी प्राइवेसी का उल्लंघन, BNS सेक्शन 354 वुमेन्स डिग्निटी का वायलेशन, BNS सेक्शन 318 यानी अनधिकृत प्रवेश, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, इसके अंतर्गत आपके ऊपर केस हो सकते हैं। इसके अलावा BNS सेक्शन 336 किसी भी व्यक्ति की सेफ्टी को खतरे में डालना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे और मान लीजिए आपने कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ आपने छू ली या फिर आपने ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि बीमारी स्प्रेड हो जाए, या फिर आप वैक्सीनेटेड एरिया के रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन कर दें और लोगों के जीवन खतरे में पड़ जाएं, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अब जानते हैं वो गोल्डन रूल्स जिसके तहत आप रिपोर्टिंग करेंगे। आपने ये जान लिया कि खतरे क्या हैं, लेकिन सेफ रिपोर्टिंग कैसे करेंगे और वो कहाँ मेंशन है। वो बाकायदा PCI यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइंस है जो हर जर्नलिस्ट के ऊपर लागू होती है, चाहे आप प्रिंट मीडिया रिपोर्टर हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर हो या फिर अब करंट में जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर्स हैं वो भी, इसको उनको फॉलो करना अनिवार्य है। तो पहली गाइडलाइन क्या कहती है, अस्पताल या मेडिकल रिपोर्ट की जो खास बातें हैं वो आपको किस तरीके से कवर करनी है उसके लिए बताती है। तो पहला जो रूल 1 है वो है रोगी की पहचान आपको उजागर नहीं करनी, अगर करनी पड़े तो उसकी कंसेंट लेना मस्ट है। कंसेंट यानी उसकी सहमति आप रिटन में भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास में रिकॉर्डिंग डिवाइस है तो आप रिकॉर्डिंग डिवाइस में भी रख सकते हैं कि मरीज ने इस विषय पर बात करने के लिए अपनी सहमति दी थी। गोल्डन रूल 2 क्या कहता है, बैलेंस हेडलाइन। PCI के अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर आप हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कवरेज कर रहे हैं तो आपको सनसनीखेज हेडलाइन नहीं बनानी है और ना ही ऐसे हेडलाइंस यूज करने हैं जो बड़े विनाशकारी या फिर ऑड से लगते हो, जो पैनिक क्रिएट करते हो। तो इससे आपको बचना चाहिए। रूल नंबर 3, ऑथोराइज्ड सोर्स का ही प्रयोग करें। कोई भी फैक्ट अगर आप अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कैंसर के ऊपर कोई रिपोर्ट आई है, उसके अंदर कोई दवा है, कोई ट्रीटमेंट है, अगर उसके बारे में कोई ब्रीफ है, आपने वो रिपोर्ट बनाई है, तो जब तक आप कैंसर स्पेशलिस्ट से कंफर्म ना कर लें तब तक उसे अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड मत कीजिएगा। ये डेटा आप ऑथोराइज्ड सोर्स से ही लीजिए। ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं या फिर वहाँ का कोई स्टाफ भी हो सकता है जो जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर हो, जैसे डीन हो गए या फिर आपके प्रोफेसर्स भी होते हैं, आप उनका वर्जन ले सकते हैं। रूल नंबर 4, हॉस्पिटल हेल्थ वर्कर की पहचान पर सतर्कता।
काम करने के दौरान कई बार ऐसा हो जाता है कि हॉस्पिटल स्टाफ भी संक्रमित हो जाता है, यानी कि उनको भी कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो ऐसे में उनकी पहचान को बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना है, हॉस्पिटल का नाम नहीं बताना है, ना ही उस व्यक्ति का नाम बताना है जो वहाँ पर वर्कर है, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो और आपकी जो रिपोर्ट है वो भी एथिकल बनी रहे। रूल नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बेस है। मनोस्थिति या सुसाइड या फिर मानसिक बीमारी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए पीसीआई ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है। वो कहते हैं कि आप मानसिक रोग सुसाइड रिपोर्टिंग के दौरान जो दिशा निर्देश हैं वो ये कहते हैं कि मरीज के फोटो, अनावश्यक रूप से उनका विवरण, ये सब आपको पब्लिश या फिर ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। आपको अगर सुसाइड का केस है तो उसमें तरीके नहीं बताने हैं, उसका स्थान नहीं बताना है, उसके आपको फोटोज नहीं देने हैं, विस्तार से वर्णन नहीं देना है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर हैं जो गवर्नमेंट भी रन करती है, बहुत सारे एनजीओज भी इसके अंदर काम करते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर अवसाद से जूझ रहा है, डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको वो हेल्पलाइन नंबर ज़रूर देना है कि अगर आपको किसी भी तरीके से मदद चाहिए, आपके मन में डिप्रेशन है, आपको बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो आपको इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट के अंदर ज़रूर लगाना है। साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट रूप से कहती है कि जो भी रिपोर्टर्स हैं अगर वो मेडिकल की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लें तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। वो हेल्थ अथॉरिटीज़ से जाकर बात कर सकते हैं, उनसे मेडिकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं, ताकि जब वो रिपोर्ट बनाए तो उनकी रिसर्च रिपोर्ट एकदम ऑथेंटिक हो, कोई भी फैक्ट मिसलीडिंग ना हो। तो ये थे हॉस्पिटल रिपोर्टिंग के लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या है। अगर आप इनका पालन करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपके ऊपर कोई फॉल्स केस नहीं होंगे। उम्मीद है कि रिपोर्टिंग की पाठशाला का ये सेगमेंट 2 आपको अच्छा लगा होगा, आपके ये काम आएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही साथ जो आपके दोस्त हैं, नए रिपोर्टर हैं, रिपोर्टिंग में आना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।